तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस हिस्से में आना मना है। फिर ये नियम तुमने क्यों तोड़ा? आदर्श गुप्ता ने दिशा को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। दिशा सरस्वती जी की देखभाल करने के लिए रखी गई थी। जब से वो गुप्ता हाउस में आई थी उसे यही बताया गया था, ऊपर वाले हिस्से में किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वहां वो कभी ना जाए। दिशा को भी हमेशा उस जगह से बहुत डर लगता था। वह सीढ़ियों की तरफ जाते हुए भी कई बार सोचती थी। आज भी वह सरस्वती जी के बालों में तेल लगा रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। दादी, क्या अभी सीढ़ियों से कोई उतरा है? उसने डरते डरते पूछा था। वैसे तो वो उनकी देखभाल करने के लिए रखी गई थी, लेकिन उन्हें दादी कहकर बुलाती थी। कोई नहीं है, और तुम पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपना काम करो, सरस्वती जी ने जल्दी से कहा था। दिशा को अभी भी डर लग रहा था, लेकिन बिना पीछे देखे वह अपना काम करती रही। आज भी वो सोफे पर बैठी सरस्वती जी के लिए फल काट रही थी। तभी कुशल गुप्ता की बिल्ली उसके पास आई और उसके पैरों से खेलने लगी। दिशा उसे देखते ही खुश हो गई थी। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। कुशल सरस्वती जी का पोता था। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। अब वो अपने पोते और बहू बेटे के साथ रहती थी। अरे कैटी, तुम आ गई? दिशा मुस्कुराते हुए बिल्ली को प्यार करने लगी। वह सारे काम छोड़कर उसके साथ खेलने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब बिल्ली उसके हाथों से छूटकर ऊपर की तरफ भाग गई है। दिशा भी बिना सोचे उसके पीछे भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। इस समय वो पूरी तरह भूल चुकी थी वहां जाना मना है या वहां किसी बुरी आत्मा का साया है। वह बस बिल्ली को ढूंढते हुए उसके पीछे भाग रही थी। लेकिन जब बिल्ली उसकी नजरों से ओझल हो गई तो उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ आ गई है। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। वह शायद बड़े हॉल में खड़ी थी। वहां सब कुछ काले रंग का था। सफेद पर्दे, कालीन, वहां रखी हर चीज जैसे अंधेरे में डूबी हुई थी। वहां बहुत हल्की रोशनी थी। दिशा ने घबराकर गहरी सांस ली। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वह डरते डरते पीछे कदम बढ़ाकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसके पीठ के पीछे खड़े किसी इंसान से टकरा गई। दिशा डर के मारे जोर से चीखने लगी। तभी सामने वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर सख्ती से हाथ रख दिया। दिशा ने डरी हुई आंखों से उसे देखा। हल्की रोशनी में वो उसे साफ देख पा रही थी। काले रंग का 3 पीस सूट पहने, लंबा चौड़ा शरीर, घने बाल और लंबी दाढ़ी वाला वह आदमी किसी भूत जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी दिशा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कहीं आत्माएं इंसान का रूप भी तो ले सकती है। ये सोचकर उसका डर और बढ़ गया। वह अब भी उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ पकड़े हुए था। दिशा को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस हिस्से में आना मना है। फिर ये नियम क्यों तोड़ा? आदर्श गुप्ता ने गुस्से में कहा। तो दिशा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। वह रोते हुए बोली। चुप हो जाओ तुम, आदर्श फिर जोर से चिल्लाया। उसकी तेज आवाज से दिशा और डर गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। आदर्श गुप्ता एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपनी बाहों में पड़ी लड़की को देखा। साधारण कपड़े पहने, साफ मासूम चेहरा, भूरे बालों की पोनीटेल और चेहरे पर मासूमियत लिए वे उसकी बाहों में थी। एक पल के लिए आदर्श का दिल जैसे रुक गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से छुआ था। उसे लगता था कि उसके सारे एहसास मर चुके हैं, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर भावनाएं अभी भी जिंदा हैं। उसकी अंधेरी दुनिया में पहली बार किसी ने रंग भर दिए थे और पहली बार उसे ये अच्छा लगा था। इससे पहले कि वह उसे खुद से दूर करता, शोर सुनकर सरस्वती जी ऊपर आई और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और सबको ऊपर बुला लिया। दादी, कुशल, राजवीर, गुप्ता सब वहां आ गए, जहां दिशा आदर्श की बाहों में बेहोश पड़ी थी। सबकी शक भरी नजरें खुद पर देखकर आदर्श को 7 साल पुरानी घटना याद आ गई। तभी वह ऐसे ही सबके सामने खड़ा था और उसके अपने ही उस पर शक कर रहे थे। अगर आज कुछ अलग था तो सिर्फ वो लड़की थी। देख लिया ना सबने, मैंने पहले ही कहा था, ये एक गंदी सोच वाला इंसान है। इतने साल के बाद भी नहीं बदला। मैं कहती हूँ इसे घर से निकाल दो। ऐसे आदमी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। उसकी सौतेली माँ दामिनी ने हंगामा शुरू कर दिया। आदर्श ने गुस्से से आंखें बंद करके खोली। ये वही औरत थी जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। तुम्हें शर्म नहीं आई आदर्श, एक मासूम अनाथ लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? राजवीर गुप्ता ने गुस्से से कहा। आदर्श ने अपने पिता की तरफ देखने के बजाय दामिनी को देखा, जो हल्की मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी।
आदर्श की आंखों में गुस्सा देखकर वह एक पल के लिए घबरा गई। फिर आदर्श ने अपने पिता की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मैं इसी समय इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस बेसहारा लड़की को अपना नाम देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। क्या कह रहे हो तुम? राजवीर गुप्ता ने गुस्से में पूछा। आदर्श ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको लगता है मैंने इसकी इज्जत के साथ खेलना चाहा है तो आप हमारी शादी करवा दीजिए, फिर मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रखूंगा। उसने आखिर में दामिनी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, पहले इस लड़की को होश में आने दो, फिर उसके चचा अर्जुन वर्मा को बुलाकर फैसला करेंगे। राजवीर गुप्ता ये कहकर वहां से चले गए। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। आदर्श ने एक बार फिर दिशा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, छोटी सी खूबसूरत मुसीबत। तभी दो नौकरानियां ऊपर आईं और दिशा को लेकर चली गईं। आदर्श ने अपने होंठ भींच लिए और फिर हल्की कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन वह सिर झटकते हुए अपने कमरे में चला गया। दिशा को होश आया तो वह सरस्वती जी के कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गई, लेकिन कमरे में मौजूद सब लोगों को देखकर हैरान रह गई। ये क्या हुआ दादी? उसने डरी हुई नजरों से पूछा। वह भी कुशल की तरह उन्हें दादी कहती थी। उठो लड़की, तुम्हारी शादी है, दामिनी ने ताने भरे स्वर में कहा तो दिशा ने हैरानी से सरस्वती जी की तरफ देखा। इतनी देर में आखिरकार ऐसा क्या हो गया? उसकी शादी करवाई जा रही थी। क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। तुम्हें वहां जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? जरूर कोई चाल चली होगी। अब अच्छा यही है कि शादी कर लो और अपनी बदनामी से बच जाओ। दामिनी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा तो दिशा को जोर का झटका लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्या हो गया है, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। तभी दरवाजा खोलकर राजवीर गुप्ता अंदर आए थे और उनके साथ दिशा के चाचा अर्जुन वर्मा भी थे। मैंने अर्जुन वर्मा से बात कर ली है, शादी अभी होगी, राजवीर गुप्ता ने अंदर आते ही सख्त आवाज में कहा था। दिशा तुरंत उठकर अपने चाचा के पास चली गई थी। चाचा, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। उसने उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा था। चुप रहो तुम, तुम्हारी जैसी बदनाम लड़की को तो मैं कभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। चुपचाप शादी करो और सबकी जान छोड़ो। अर्जुन वर्मा गुस्से में चिल्लाए थे तो दिशा एकदम पीछे हट गई थी। उसके चाचा और चाची पहले ही उससे परेशान रहते थे और अब उन्हें उसे छोड़ने का मौका भी मिल गया था, तो वह इसे कैसे जाने देते। दिशा ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा जो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो बिना गलती किए भी अपराधी बन गई हो। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आदर्श गुप्ता नहाकर वापस अपने कमरे में आया ही था कि तभी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया। जी, उसने हमेशा की तरह ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में हर समय एक अजीब सी सख्ती रहती थी और उसकी आंखें इतनी डरावनी लगती थी कि नौकर भी उसके हिस्से में आने से डरते थे। उसने अपने कमरे की हर चीज अपनी तरह शांत और अंधेरे रंगों में रखी थी। नौकरानी हिम्मत करके अंदर आई। साहब, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, डरते हुए कहकर वह जल्दी से वहां से चली गई। आदर्श एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। न जाने कितने सालों के बाद उसके पिता ने उसे बुलाया था, वरना तो जैसे वो भूल ही चुके थे कि उनका एक और बेटा भी है, और वो बेटा जिसे उन्होंने बहुत ही प्यार से पाला था, लेकिन सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी की बातों में आकर उससे दूर हो गए थे। आदर्श ने अपने भाव छुपाए और गंभीर चेहरा बनाकर नीचे चला गया। वहां हॉल में सभी लोग मौजूद थे, बस दिशा नहीं थी। वह नीचे आकर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि बोलिए क्या बात है, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से अभी और इसी वक्त करवा रहे हैं, राजवीर गुप्ता ने सख्त आवाज में कहा। आदर्श हल्का सा मुस्कुराया। उसे उनसे नरमी की उम्मीद भी नहीं थी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। शाम के 6 बज रहे थे जब घर की मंदिर में पंडित जी ने उनकी शादी करवाई। आदर्श ने गंभीर चेहरे के साथ दिशा की मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। दूसरी तरफ दिशा कमरे में बिल्कुल चुप बैठी थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। तभी कमरे में पंडित जी, उसके चाचा अर्जुन वर्मा और राजवीर गुप्ता आए थे और सरस्वती जी पहले से ही वहां मौजूद थी। दिशा बस सिर झुकाए बैठी रही। अगले कुछ पलों में वह किसी और की पत्नी बन गई, ऐसे इंसान की जिसे वह जानती तक नहीं थी। मैं विदाई भी अभी चाहता हूँ, आप दिशा को मेरे साथ भेज दीजिए, आदर्श खड़े होते हुए सख्त आवाज में बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, राजवीर गुप्ता गुस्से में कुछ और कहते, उससे पहले ही अर्जुन वर्मा ने उनकी बात काट दी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप इसे अभी अपने साथ ले जाइए। अर्जुन वर्मा ने तुरंत इजाजत दे दी।
उठो, दामिनी ने बिस्तर पर बैठी दिशा का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा। कहाँ? दिशा ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी विदाई हो रही है और कहाँ? दामिनी ताना मारते हुए बोली। वो मन ही मन बहुत खुश थी। वो पहले ही आदर्श को अपने पति की नजरों में गिरा चुकी थी और अब उसे ऐसी पत्नी भी मिल गई थी जिससे वे और खेल सके। उसे डर था कहीं आदर्श को कोई समझदार और मजबूत पत्नी न मिल जाए, लेकिन अब वह इस तरफ से भी बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। अब आदर्श को इस घर से निकालना और सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवाना उसके लिए आसान लग रहा था। विदाई दिशा घबरा गई थी। हाँ विदाई, अब उठो और अपना हाल ठीक करो, इसे अच्छे कपड़े निकाल कर दो, थोड़ा तैयार कर दो, दामिनी ने नौकरानी से कहा और खुद बाहर चली गई। दिशा ने नम आंखों से सरस्वती जी को देखा। उसकी आंखों में हजार सवाल थे। सरस्वती जी ने नजरें झुका ली। फिर वह उठकर उसके पास आई। कहने को दिशा उनकी देखभाल करने के लिए आई थी, लेकिन उसने उनका ख्याल बेटी की तरह रखा था और इसी वजह से वह उन्हें बहुत प्यारी लगने लगी थी। वह उसके पास बैठ गई। मुझे पता है तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, लेकिन शायद ये सब तुम्हारे लिए अच्छा ही हो। तुम्हारे चाचा ने इस शादी के बदले बहुत बड़ी रकम ली है। राजवीर को लगा अगर वह तुम्हें कहीं और बेच देता तो। सरस्वती जी की बात सुनकर दिशा को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या कोई इतना भी गिर सकता है? और तुम्हें पता है, सब कहते हैं मेरा बेटा बहुत बुरा है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसने कुछ गलत नहीं किया। आज से वह तुम्हारा पति है। हमेशा उसका साथ देना। कोई तुम्हें उसके खिलाफ भड़काए तो भी उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में बहुत अकेला है। तुम उसका सहारा बनना और उसे बताना कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है। ये भी कहना कि वे जानती है वह बेगुनाह है और अपनी बूढ़ी दादी से नाराज होना छोड़ दो। सरस्वती जी दिशा को गले लगाकर रोते हुए कह रही थी, जबकि दिशा को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात कर रही हैं। कहोगी ना उससे? उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर पूछा था। जी, दिशा ने धीरे से सिर हिलाया था। फिर उसने उनके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए थे। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, सरस्वती जी ने उसका माथा चूमकर कहा। वहां से चली गई। दिशा अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। नौकरानी उसके सामने एक पीले रंग का पुराना लेकिन बहुत सुंदर लहंगा लेकर आई, जिस पर हल्की कढ़ाई की गई थी। वह बहुत खूबसूरत था। ये पहन लो। नौकरानी ने कपड़ों की तरफ इशारा किया। दिशा को नहीं पता था वह कपड़े किसके थे, क्योंकि उसके पास तो इतने सुंदर कपड़े कभी नहीं थे। लेकिन अब जब उसे ये भी नहीं पता था कि उसका पति कौन है, तो कपड़ों के बारे में सोचने का क्या मतलब था। यही सब सोचते हुए वह कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर बाहर आई। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। दुपट्टा अपने कंधों पर रखा था। उसके बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। आईने में खुद को देखकर उसे एक पल के लिए खुद पर हैरानी हुई। चलो जल्दी, नौकरानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, लेकिन वह उसे खींचते हुए बाहर ले आई। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए दिशा की आंखों में आंसू आ गए थे। नौकरानी उसे हॉल में लेकर आई और वहां खड़े आदर्श गुप्ता की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और नौकरानी के हाथ से दिशा का हाथ छुड़ाकर उसे अपने पास खींच लिया। आज से ये आदर्श गुप्ता की पत्नी है और आदर्श गुप्ता अपने साथ हुई हर नाइंसाफी सह सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ कोई गलत व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, आदर्श गुप्ता ने सख्त आवाज में कहा। तो वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। ये शब्द उसने नौकरों की तरफ देखते हुए कहे थे, लेकिन वहां खड़े हर इंसान इसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था। दिशा ने धीरे से सिर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उसकी आंखों में फिर डर उतर आया। तो क्या उसकी शादी इसी इंसान से हुई थी? पता नहीं ये सच में इंसान भी है या नहीं, और ऊपर तो भूत होने की बातें कही जाती थी। वह वहां कैसे रहेगी, ये सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। चले, आदर्श ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, लेकिन उसे कोने में सहमा खड़ा देखकर आदर्श हल्का सा मुस्कुराया और खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बिना किसी के तरफ देखे वह उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दिशा बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह उसके साथ खिंचती चली गई। कमरे में पहुंचकर आदर्श ने उसका हाथ छोड़ दिया। दिशा ने घबराई नजरों से कमरे को देखा। कमरे की हर चीज काले रंग की थी। काला फर्नीचर, काले पर्दे, काला कालीन, काली चादर, यहाँ तक कि आदर्श खुद भी इस समय काली शर्ट और पैंट पहने हुए था। दिशा को उस कमरे से डर लग रहा था।
आदर्श उसकी हालत समझकर मुस्कुरा दिया। दिशा, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पुकारा। दिशा जोर से चीखते हुए पीछे हट गई। क्या हो गया? मैं इंसान हूँ, इतना क्यों डर रही हो? आदर्श ने हंसी दबाते हुए कहा। अगर आप भूत हुए तो? दिशा डरते डरते बोली। तो आदर्श जोर से हंस पड़ा। सच में इतना हैंडसम आदमी तुम्हें भूत लग रहा है? वह फिर हंस पड़ा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वह आज इतना क्यों हंस रहा है, जबकि पीछे कई सालों से वो मुस्कुराना तक भूल चुका था। मैं कैसे मान लूं कि आप इंसान हैं? क्या पता आप भूत हो और इंसान का रूप लेकर आए हो? दिशा अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। आदर्श अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। दिशा पीछे हटने लगी, लेकिन उससे पहले कि वे दूर जाती, आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से जा लगी। दिशा ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आदर्श ने उसकी कमर को थाम लिया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और पहली लड़की थी जिसने आदर्श की जिंदगी में खास जगह बनाई थी। आदर्श झुका और उसने बहुत प्यार से उसकी बंद आंखों को चूमा, फिर उसके गालों पर अपने होंठ रखे। दिशा का पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। फिर आदर्श ने उसके बालों को पीछे किया, उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो दिशा। पता नहीं ये उसकी विनती थी या आदेश, लेकिन अगले ही पल दिशा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। मेरी तरफ देखो, मुझे छू कर देखो। क्या मैं तुम्हें महसूस हो रहा हूँ? मैं इंसान ही हूं ना? आदर्श मुश्किल से अपनी सांसें रोकते हुए बोला। दिशा ने मुंह बना लिया और आंखों में आंसू लिए पीछे हटने लगी, लेकिन आदर्श ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। अरे तुम अभी भी डर रही हो दिशा? वह उसे बस परेशान कर रहा था और वह सच में परेशान हो भी रही थी। आदर्श झुका और उसने धीरे से उसके होंठों को छू लिया। दिशा की धड़कन जैसे रुक गई। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था। जब आदर्श पीछे हटा तो दिशा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसने उसके बाल कानों के पीछे करते हुए कहा। दिशा की झुकी पलकों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। फिर आदर्श उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। ये मेरा कमरा है, उसने अपने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हें ऐसे अंधेरे पसंद नहीं होंगे, लेकिन अब ये तुम्हारा भी घर है। तुम जैसे चाहो इसे बदल सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। तो उसके पास बैठते हुए बोला। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा जिंदगी की खुशियां महसूस कर पाऊंगा, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे जिंदगी फिर खूबसूरत लगने लगी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊं। वह उसके नरम हाथ पकड़कर बोला। दिशा हैरानी से उसे देख रही थी। आपने मुझे सिर्फ आज देखा है और इतनी जल्दी तय कर लिया कि मैं आपके लिए सही हूँ? उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा। अब वो पहले से थोड़ी सहज हो चुकी थी। आज सिर्फ करीब से देखा है, वरना मैं तुम्हें रोज दूर से देखता था। जब तुम कुशल गुप्ता के साथ खेलती थी, जब तुम दादी को अलग अलग कहानियां सुनाती थी और जब तुम बगीचे में टहलती थी। इस खिड़की से मुझे तुम्हारी झलक मिलती रहती थी। तुम्हारी आवाज यहाँ तक आती थी और पता नहीं कब मैं उस आवाज को सुनने का आदी हो गया। जब तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती थी तो मैं छत पर बार बार घूमता रहता था कि शायद तुम कहीं दिख जाओ, और जैसे ही तुम बाहर आती थी मुझे सुकून मिल जाता था। वह उसके हाथों से खेलते हुए अपनी मोहब्बत की बातें बता रहा था, जबकि दिशा हैरानी से उसे देख रही थी। लेकिन सब तो कहते थे यहाँ भूत है। दिशा ने बहुत धीरे से कहा, जैसे सच में कोई सुन लेगा। आदर्श ने उसके सिर पर हल्की सी चिट लगाई। इतनी देर से मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और अब तुम हो। पक्का ना? दिशा ने उंगली उठाकर पूछा था। आदर्श ने उसकी वही उंगली पकड़कर अपने होठों से लगा लिया था। पक्का मेरी जान, वो प्यार भरी आवाज में बोला था। अब आराम से रहो यहाँ। ये कहकर वह खड़ा हो गया था। मुझे भूख लग रही है। दिशा बिस्तर पर पैर ऊपर करके बैठते हुए बोली थी। ओह, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। आदर्श ने साइड टेबल की दराज खोलकर गाड़ी की चाबी निकाली थी। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मुझे भी साथ लेकर जाइए, दिशा जल्दी से बोली थी। आदर्श ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है चलो। ये कहकर वो बाहर निकला था तो दिशा भी जल्दी से चप्पल पहनकर उसके पीछे बाहर आ गई थी। सीढ़ियों से उतरते समय आदर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया था। दिशा ने उसके हाथ में अपना हाथ देखा तो उसके दिल में सुरक्षा का एहसास जागा था। वह इस दौरान पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। एक बहुत प्यारी मुस्कान। दोनों साथ नीचे आए। हॉल में दामिनी और सरस्वती जी बैठी थी।
एक ने उन्हें देखकर दुआ दी थी तो दूसरी ने नाराज होकर मुंह फेर लिया था। लेकिन आदर्श किसी की तरफ देखे बिना दिशा को बाहर ले गया था। खाना पैक करवाने की बजाय वह उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया, जहाँ खुशहाल माहौल में दोनों ने साथ खाना खाया था। दोनों ही आज बहुत खुश थे। बहुत समय बाद दोनों को कोई अपना मिला था और जिंदगी उन्हें फिर खूबसूरत लगने लगी थी। लौटते समय दोनों ने आइसक्रीम भी खाई थी। घर वापस आते ही दिशा लेटते ही सो गई थी। आदर्श उसे देखते हुए मुस्कुराया और खुद भी उसके पास आकर लेट गया। काफी देर तक हल्के अंधेरे कमरे में उसका चेहरा देखते रहने के बाद आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। दिशा ने हल्का सा हिलकर आंखें खोली। आदर्श को इतना पास देखकर घबरा गई, लेकिन आदर्श ने उसे और करीब करते हुए उसके माथे को चूम लिया। सो जाओ मेरी जान, प्यार से कहते हुए उसने उसकी आंखों को चूम लिया। दिशा ने उसका सीना पकड़कर अपना चेहरा छुपा लिया। एक दूसरे की बाहों में दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह जब आदर्श की आंख खुली तो दिशा अब भी उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुबह इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। उठ जाओ मेरी बारबी डॉल, सुबह हो गई है, आदर्श ने उसके कान के पास धीरे से कहा। दिशा ने आंखें खोली और आदर्श को खुद पर झुका देखकर उसकी सांसें अटक गई। सांस ले लो मेरी जान, आदर्श ने उसका गाल चूमते हुए कहा। दिशा का चेहरा लाल हो गया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, आदर्श उसके चेहरे को देखते हुए बोला। मुझे वॉशरूम जाना है, वह उसकी नजदीकी से घबराकर हकलाते हुए बोली तो आदर्श हंस पड़ा। फिर वह जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई। आदर्श भी उठकर अपने कपड़े निकालने लगा। तभी उसे याद आया दिशा भी कल से एक ही कपड़ों में थी, तो उसने अपनी एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट उसके लिए भी निकाल दी। जब दिशा बाहर आई तो आदर्श उसी का इंतजार कर रहा था। ये लो, इसे पहन लो, तुम्हें आराम महसूस होगा। उसने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए। मैं चुड़ैल लगूंगी इतना बड़ा ड्रेस पहनकर। दिशा ने उसके ढीली शर्ट को देखते हुए मुंह बना लिया। तो अच्छा है ना, एक भूत के साथ चुड़ैल भी होनी चाहिए। आदर्श ने उसके बालों की लट खींचकर उसे छेड़ा था। दिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और ये पहली बार था जब वह उसकी मौजूदगी में इतनी खुलकर हंस रही थी। आदर्श ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। फिर दिशा कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और जब वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह टी शर्ट को देखते हुए बिना ध्यान दिए चलते चलते सामने खड़े आदर्श से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकती आप? आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। वह उसकी टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही थी। ढीली टी शर्ट में वह जैसे खो सी गई थी। बाजू कोहनियों तक आ रहे थे और टी शर्ट उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक आ रही थी। पैंट को भी नीचे से मोड़ा गया था। मुझे ये क्या पहना दिया आपने? उसने अपने कपड़ों को देखते हुए कहा। आदर्श ने जवाब देने के बजाय उसके गाल खींच दिए। मेरी भालू, वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। आप मेरे अजीब अजीब नाम मत रखा करें। दिशा ने आंखें छोटी करके कहा। अरे मेरी एक ही पत्नी हो, मेरा जो मन करेगा मैं उसी नाम से बुलाऊंगा। आदर्श मजाक में बोला। आपको सब याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि आपकी पत्नी को भूख भी लगती है। मुझे नाश्ता करना है, दिशा ने नखरे से कहा। आदर्श मुस्कुराया। चलो पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गया। अब वह नाश्ता बना रहा था और दिशा बस उसके तेज चलते हाथों को देख रही थी। वह जितनी भी अच्छी हो, आदर्श की तरह इतनी तेजी से काम नहीं कर सकती थी। आप सैफ हो क्या? उसने हैरानी से पूछा। सैफ नहीं हूँ, एक बेचारा पति हूँ जिसकी पत्नी खुद कुछ नहीं करती और सारे काम अपने मासूम पति से करवाती है। वो मुस्कुराकर बोला। मैं आपसे काम करवाती हूँ? दिशा ने हैरानी से पूछा। और क्या, वरना पत्नियां तो अपने पति के लिए खाना लेकर पीछे पीछे घूमती रहती हैं। आदर्श ने उसे फिर छेड़ा। दिशा मुंह बनाकर किचन की दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे चूल्हे के सामने खड़ा किया और खुद उसके पीछे आकर उसके कंधे पर चेहरा रखकर टोस्ट सेकने लगा। ये क्या कर रहे हैं? दिशा पीछे हटने लगी, लेकिन आदर्श ने उसे रोक लिया। पति पत्नी मिलकर काम करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पति पत्नी दूर खड़े होकर भी काम कर सकते हैं, दिशा चिढ़कर बोली। तो आदर्श हंस पड़ा। करते होंगे, लेकिन मुझे तो यही पसंद है, उसने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कहा। दिशा शर्म से मुस्कुरा दी। फिर इसी तरह एक दूसरे को छेड़ते हुए दोनों ने नाश्ता किया। रात के 11 बज रहे थे जब आदर्श बिस्तर पर पैर फैलाकर गोद में लैपटॉप रखे बैठा था, जबकि दिशा भी उसके पास बैठी चॉकलेट खाते हुए न जाने कितनी बातें कर रही थी। आदर्श कभी हंस देता तो कभी छोटे जवाब देता, लेकिन वह उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। 2 दिन वह ऑफिस नहीं गया।
इसलिए सारा काम घर से संभाल रहा था। आपका काम आखिर कब खत्म होगा? दिशा ने उसे लगातार व्यस्त देखकर नाराज होते हुए पूछा। दिशा, बस 10 मिनट में, आदर्श ने प्यार से कहते हुए नजरें उठाकर उसे देखा था, लेकिन उसके हाथों को चॉकलेट से भरा देखकर वह हंस पड़ा था। ये किस तरह खा रही हो तुम? उसने दिशा का हाथ पकड़कर पूछा था। आप ही तो चॉकलेट पिघली हुई लाए थे। उसने सारा दोष आदर्श पर डाल दिया था। वाह, ये सही है, सारा कसूर बेचारे पति का ही होता है, आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा और उसकी उंगलियों पर लगी चॉकलेट टिश्यू से साफ करने लगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये मैंने खानी थी, दिशा अपना हाथ खींचते हुए बोली थी। आदर्श ने हैरानी से उसे देखा। इतनी बड़ी चॉकलेट भी तुम ही खा चुकी हो? उसने चॉकलेट के रैप की तरफ इशारा किया था। तो क्या अब आप मेरे खाने पर भी नजर रखोगे? दिशा ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो तुम्हारा मन करे करो, वह हाथ ऊपर करके बोला। तो दिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आदर्श ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें फैला दी थी। अब वो एक हाथ से लैपटॉप पर काम कर रहा था और दिशा फिर से उसे अपनी बातें सुनाने लगी थी। एक दूसरे की मौजूदगी में दोनों बहुत खुश थे। एक हफ्ते में ही दिशा आदर्श के बहुत करीब आ चुकी थी। अगर किसी ने उसे प्यार का असली मतलब समझाया था तो वह सिर्फ आदर्श था। उसके साथ बिताया ये एक हफ्ता शायद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। शायद ही किसी ने उसे उतना प्यार दिया था जितना आदर्श ने सिर्फ एक हफ्ते में दिया था। अब वो आदर्श गुप्ता के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन दिशा खाने से ज्यादा हॉल की तरफ बार बार देख रही थी। क्या देख रही हो? आदर्श ने पूछा था। यहाँ की हर चीज बदलनी पड़ेगी, फर्नीचर बदलना होगा और ये सारे पर्दे भी, वह इधर उधर देखते हुए बोली थी। आदर्श बस उसे देख रहा था। जो तुम्हारा मन करे करो। ऐसा करते हैं, आज मैं ऑफिस से लौटकर तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, जो चाहे खरीद लेना और अपने लिए भी कुछ ले लेना। वह बहुत प्यार से बोला था। ओके, दिशा मुस्कुराते हुए फिर नाश्ता करने लगी थी। फिर दोनों साथ नीचे आए थे। जब तक आप वापस नहीं आते क्या मैं दादी के पास चली जाऊं? वह उसके पीछे पीछे गाड़ी तक आ गई थी। गाड़ी में बैठने से पहले उसने पूछा था। ठीक है, लेकिन अगर कोई कुछ कहे तो रोना मत, या तो अनदेखा करना या अच्छा सा जवाब दे देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि तुम किसी की बातों से परेशान होकर रोते हुए मेरे पास आओ, आदर्श ने समझाते हुए कहा। तो क्या मैं आपके सामने रो भी नहीं सकती? दिशा ने मासूमियत से पूछा। बेकार की बातों पर बिल्कुल भी नहीं। इंसान के पास जुबान है जवाब देने के लिए। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे तो किसी की बातों पर भरोसा करने की बजाय सीधे मुझसे पूछना। ये कहते हुए उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया था। दिशा ने उसे घूरा। जाइए अब यहाँ से। उसने आदर्श के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला तो वह हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया था। जब तक उसकी गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हुई, दिशा उसे देखती ही रही। फिर वह उसका प्यार भरा अंदाज याद करके मुस्कुराते हुए वापस मुड़ी थी, लेकिन सामने दरवाजे पर दामिनी को देखकर रुक गई थी। उनके चेहरे के भाव देखकर दिशा समझ गई थी कि वह सब देख चुकी है। दिशा उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन दामिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जिस दिन तुम्हें इस आदमी की सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन जमीन पर गिरोगी, दामिनी गुस्से से बोली थी। मुझे इनकी सच्चाई जाननी ही नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। दिशा ने उनका हाथ हटाया और अंदर चली गई। फिर वह जाकर सरस्वती जी के पास बैठ गई और उन्हें गले लगा लिया। मेरी बच्ची, सरस्वती जी ने प्यार से उसके बाल चूमे थे। कैसी हैं आप? दिशा ने पूछा। अब तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे आदर्श के पास तुम हो। उनकी छोटी सी बात ने दिशा का दिल छू लिया था। उसने मन ही मन सोचा, हाँ वह आदर्श के पास थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि आदर्श उसके पास था। उसने पूरा दिन सरस्वती जी के साथ बिताया। शाम को उसे लगा शायद आदर्श की गाड़ी आ गई है। वह खुशी से बाहर आई थी, लेकिन वहां आदर्श की जगह कुणाल को देखकर रुक गई थी। कुणाल उसके पुराने पड़ोसियों का बेटा था। वे अक्सर उससे मिलने आता रहता था, लेकिन आज उसके आने की वजह समझ नहीं आई। वह उसके पास आई। तुम यहाँ क्यों आए हो कुणाल? उसने पूछा। तुमसे मिलने आया हूँ। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या मैं नहीं आ सकता? कुणाल ने मुस्कुराकर ये बात कही थी। ऐसी बात नहीं है, अंदर आइए, दिशा ने शिष्टता से कहा और उसे अंदर ले आई। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ऊपर ले जाए या नहीं। उसी उलझन में वह उसे ऊपर ले आई। उसे भरोसा था कि आदर्श जल्दी आने वाला था। वह दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दिशा उठी और रसोई में चली गई। वह चाय बना रही थी
तभी कुणाल भी उसके पीछे आ गया। तुम यहाँ क्यों आ गए? दिशा ने घबराकर पूछा। मैं तुमसे मिलने आया था और तुम काम में लग गई, इसलिए मैं खुद ही आ गया। वह उसके बहुत करीब आ गया। दिशा को अब उसे ऊपर लाने का पछतावा हो रहा था। आप बाहर जाकर बैठिए, उसने खुद को संभालने दिखाते हुए कहा था, लेकिन कुणाल उसके और करीब आ गया। फिर दिशा ने अपने बालों पर उसका हाथ महसूस किया। क्या कर रहे हैं आप? वह गुस्से से पीछे हटी। क्या हुआ? बस देख रहा था, तुम्हारा बाल बहुत सुंदर है। वह फिर उसकी तरफ बढ़ा। अब दिशा उसके इरादे समझ चुकी थी। वह मन ही मन आदर्श के जल्दी आने की दुआ करने लगी। तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली दिशा? मेरा इंतजार तो किया होता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दिशा दीवार से लगी खड़ी थी और वह उसका रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसी समय आदर्श गाड़ी पार करके अंदर आ रहा था। दिशा को याद करके उसके होठों पर मुस्कान थी। आज कोई उसका इंतजार कर रहा था और ये एहसास उसे बहुत सुकून दे रहा था। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, दामिनी की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे, तुमने अपनी पत्नी को बताया नहीं था कि तुम जल्दी आ जाओगे, इसलिए उसने अपने प्रेमी को बुला लिया है। उनके शब्द आदर्श के कानों में जलते हुए शीशे जैसे लगे थे। ये क्या बकवास है? आदर्श गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राजवीर गुप्ता और सरस्वती जी भी बाहर आ गए। बकवास नहीं, सच है। ऊपर तुम्हारी पत्नी ने अपने प्रेमिका को बुलाया हुआ है। जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही जीवन साथी भी मिलता है। तुम खुद ऐसे थे और देखो तुम्हें कैसी पत्नी मिली। दामिनी ने जहर भरे शब्दों में कहा। खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा, मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है, आदर्श ने गुस्से से कहा। दामिनी, तुम क्या कह रही हो? राजवीर गुप्ता ने पूछा। आदर्श कड़वाहट से हंसा। काश ये सवाल आपने 7 साल पहले भी पूछा होता। राजवीर गुप्ता नजरें झुका गए। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चलिए मेरे साथ, मैं सब दिखाती हूँ। दामिनी सबको ऊपर ले गई। आदर्श गुस्से में सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। सरस्वती जी वहीं सोफे पर बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की किस्मत में और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं। ऊपर दिशा का पूरा शरीर कांप रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह रोते हुए कुणाल से बोली। कैसी बातें? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। दिशा ने उसका हाथ झटक दिया। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे राहत हुई। शायद आदर्श आ गया, लेकिन कुणाल पीछे हटने के बजाय उसके और करीब झुक गया। दिशा रोते हुए उसे धक्का देने लगी। कदमों की आवाज बहुत करीब आ रही थी। कुणाल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह कुछ बोल ना सके। मुझे बुलाकर अब ऐसा कर रही हो? इतना भी क्या डरना? तुम्हारा पति भी आ जाए तो क्या? दिशा ने डर से सिर हिलाया। तभी आदर्श कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पहली नजर कुणाल की पीठ पर पड़ी, जो दिशा के बहुत करीब खड़ा था। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। दामिनी ने ताना मारते हुए राजवीर गुप्ता को देखा, जैसे कह रही हो कि देखा, मैंने सही कहा था ना। लेकिन अगले ही पल आदर्श ने कुणाल को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आदर्श को सामने देखकर दिशा को राहत मिली और रोते हुए दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। आदर्श ने कुणाल को जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह मारने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? उसने गुस्से में कहा। मुझे तुम्हारी पत्नी नहीं बुलाया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पूछ लो दिशा से। कुणाल ने खून साफ करते हुए कहा और चालाकी से दिशा की तरफ देखा। दिशा ने डरी हुई नजरों से आदर्श को देखा। आदर्श ने कुणाल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। दोबारा मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। उसने उसे बहुत मारा। अब तो दामिनी भी घबरा गई थी। राजवीर गुप्ता ने आकर आदर्श को रोका। पागल हो गए हो क्या? उन्होंने उसे पीछे किया। आदर्श ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी पत्नी भी इसमें शामिल थी। दामिनी ने फिर जहर घोला। दिशा ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। वह शर्म और डर से टूट चुकी थी। खबरदार, जो मेरी पत्नी का नाम भी लिया, मैं भूल जाऊंगा कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता भी है। आदर्श चिल्लाया। फिर उसने फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर दी। उसने दर्द से करा रहे कुणाल को खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया ताकि वो भाग ना सके। तुम क्या कर रहे हो? राजवीर गुप्ता ने पूछा। एक आदमी मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आदर्श ने पहली बार 7 साल बाद अपने पिता की आंखों में देखकर जवाब दिया। तभी कुशल गुप्ता का हाथ पकड़े सरस्वती जी भी ऊपर आ गई थी। आदर्श सबको नजरअंदाज करके दिशा के पास घुटनों के बल बैठ गया। दिशा, उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। दिशा जोर से रोने लगी। दिशा, मेरी तरफ देखो।
उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। दिशा ने आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर किया, लेकिन नजरें नहीं उठाई। उसकी लाल आंखें देखकर आदर्श का दिल टूट गया। उसने जल्दी से उसके आंसू साफ किए। पागल लड़की, कोई ऐसे रोता है क्या? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पति को तुम पर भरोसा है। सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, आदर्श गुप्ता हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इन शब्दों ने दिशा को पूरी तरह संभाल लिया था। वह उसके सीने से लगकर कुछ देर तक रोती रही थी। फिर आदर्श खड़ा हुआ था। आप सब एक बात याद रखिएगा, दोबारा मेरी पत्नी के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा। आदर्श ने दिशा को सोफे पर बिठाया था और पानी का गिलास लाकर उसके हाथ में दिया था। वह बस नजरें झुकाए बैठी थी। आदर्श खुद भी उसके पास बैठ गया था। उसे अपने पास लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा था। शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, उसने प्यार से उसके बालों को चूमते हुए कहा था। मैंने कुछ नहीं किया, दिशा ने चेहरा उठाकर उसे देखते हुए कहा था। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? आदर्श ने उसके चेहरे से बाल हटाए थे। बस अब मुझे रोती हुई मत दिखना, शांत हो जाओ। आदर्श ने उसके गाल थपथपाए थे। दिशा ने अपने आंसू साफ किए थे, जबकि बाकी सब लोग बस उन दोनों को देख रहे थे। अब पता चला जब तुम्हें तुम्हारी कोई पत्नी की इज्जत पर उंगली उठाए तो कैसा लगता है, राजवीर गुप्ता ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा था। आदर्श ने शिकायत भरी नजरों से अपने पापा को देखा था। वो बस इतना सोचकर रह गया। आज भी अपने बेटे को ही गलत समझा जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी थी। कुणाल पुलिस की गाड़ी को देखकर घबरा गया था। उसने दामिनी की तरफ देखा था, जिन्होंने कहा था कि वो बस संभाल लेगी, लेकिन अब वह ऐसे खड़ी थी जैसे वह उसे जानती ही ना हो। कुणाल ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। तभी पुलिस वाले नौकर के साथ ऊपर आए थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी पत्नी ने बुलाया था। वह डरकर लगातार बोल रहा था। सर, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए, ये मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को परेशान कर रहा था। आदर्श ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा था, चुपचाप चल, थाने जाकर सब बताएंगे। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाने लगे थे। वह लगातार बोल रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी सीढ़ियों के पास पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया था। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। दामिनी का चेहरा पीला पड़ गया था। एक मिनट, आदर्श ने पुलिस वालों को रोका था और खुद चलकर कुणाल के सामने खड़ा हो गया था। क्या कहा तुमने? आदर्श ने गुस्से में पूछा था। मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि दिशा घर पर अकेली है, तुम आ जाओ। उसी काम के लिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। वह बस तुम्हें और दिशा को अलग करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। कुणाल ने डरते हुए सारी सच्चाई बता दी थी। सबकी नजरें दामिनी की तरफ उठ गई थी। ये झूठ बोल रहा है राजवीर, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं अभी सुनाता हूँ। कुणाल ने जेब से मोबाइल निकाला था। दामिनी की घबराई हुई नजरें आदर्श पे टिकी थी, लेकिन आदर्श उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने रिकॉर्डिंग चला दी थी। कुणाल, कब तक आओगे तुम? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अभी भी वो घर पर अकेली है, जल्दी आओ और आज काम हो जाना चाहिए। पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं, देख लो। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही राजवीर गुप्ता दामिनी के सामने जाकर खड़े हो गए थे। क्यों किया तुमने ये सब? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? वह हैरानी से बोले थे। मुझे आदर्श पसंद नहीं था। आपको अपने बेटे कुशल गुप्ता से ज्यादा आदर्श से प्यार था, और मैं जानती थी आप अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देंगे, इसलिए मैं उसे आपकी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। मुझे ये इंसान कभी पसंद नहीं था। दामिनी गुस्से से चिल्लाई थी। दामिनी, वो मेरा बेटा है, तुमने अपने दिल में इतनी नफरत पाल रखी थी। राजवीर सदमे में बोले थे। वही आदर्श तो सिर्फ मेरा बेटा। सब सुनकर ही ठहर गया था। इतने सालों के बाद उसके पापा ने उसे अपना बेटा कहा था, तो मैं क्या करती? वह आपका बेटा है, मेरा नहीं। दामिनी ने घमंड से कहा था। मुझे ये बताओ, 7 साल पहले क्या हुआ था? राजवीर ने धीमी आवाज में पूछा था। बोलो दामिनी, और सच बताओ। राजवीर ने सख्ती से कहा था। हाँ, मैंने ही वो सब नाटक किया था। आदर्श मेरे कमरे में नहीं आया था, मैंने खुद उसे बुलाया था। दामिनी गुस्से में सब सच कबूल करती चली गई थी। सब लोग हैरान रह गए थे। 7 साल पुराना सच आज सबके सामने था। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी अपने साथ ले जाइए, राजवीर गुप्ता ने दामिनी की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं राजवीर, ऐसा मत करो। दामिनी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी थी, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ी और उन्हें पकड़कर ले गई। वह चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा था।
पुलिस कुणाल को और दामिनी को दोनों को अपने साथ ले गई थी। पूरे हॉल में गहरी खामोशी छा गई थी। सरस्वती जी कुशल गुप्ता को सीने से लगाए खड़ी थी। मेरा बच्चा, उन्होंने आदर्श को पुकारा था। आदर्श उनकी तरफ बढ़ा था, जाकर उनसे लिपट गया था। उसकी आंखें नम थी। वह उनके बाल सहलाते हुए उन्हें शांत करवा रहा था। दूसरे हाथ से उसने कुशल गुप्ता को भी अपने पास कर लिया था। तुम मेरे भाई हो कुशल, उसने झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहा था। अब वो राजवीर गुप्ता की तरफ देख रहा था, जो अभी तक नजरें उठा भी नहीं पा रहे थे। आदर्श उसके सामने जाकर खड़ा हुआ था। पापा, उसने बहुत मुश्किल से उन्हें पुकारा था। आदर्श, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। राजवीर गुप्ता ने उसे सीने से लगा लिया था। एक सुकून की लहर दोनों के दिलों में दौड़ गई थी। आदर्श उनका लाडला बेटा था। दोनों हमेशा दोस्त की तरह रहे थे, लेकिन समय और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते में दूरी ला दी थी। आज इतने सालों के बाद वो दूरी खत्म हो गई थी। आदर्श अपने पापा के गले लगकर रो पड़ा। वह इंसान जो कभी नहीं रोया था, आज बच्चों की तरह रो रहा था। कुछ देर के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा था। सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और वह एक पूरा परिवार सा लग रहा था। ऐसा परिवार जिसका सपना आदर्श ने देखा था, और ऐसा ही सपना दिशा ने भी देखा था। आदर्श ने अपने पास बैठी दिशा की तरफ देखा था और मुस्कुरा दिया। दिशा ने भी मुस्कुराकर उसे देखा, और दोनों की नजरों ने बिना कुछ कहे अपने दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचा दी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।